Hello economics learners, welcome back to Economics Notes channel. First of all, thank you so much for viewing and liking the videos. Thank you so much for subscribing our channel Economics Notes. I hope the notes are helping you in your studies. Thank you so much for subscribing the channel. Keep supporting, keep subscribing and keep viewing the videos and liking the videos so that I could share my knowledge in the form of notes more and more. Thank you so much. Keep supporting. So today's topic is about an education policy, that is New Education Policy 2020, that is NEP 2020. So आज की वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे विद सम पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं आपके लिए नोट्स की फॉर्म में। तो उन पॉइंट्स के साथ बहुत इजीली आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान सकते हो, जिनको मैंने जितना बेसिक लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हो उस फॉर्म में मैंने उनको पॉइंट्स में लिखा है। सो आई होप इट विल हेल्प यू ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसकी चेयरमैनशिप में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के जो चेयरमैन थे, जिनकी अध्यक्षता में ये पॉलिसी लाई गई थी, वो थे के कस्तूरी रंगन। उनका पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैनशिप में एनईपी 2020 लाई गई थी। यूनियन कैबिनेट पास्ड इट ऑन 29 जुलाई 2020। यूनियन कैबिनेट ने इसको पास किया था 29 जुलाई को 2020 में। सक्सेसफुली इट वाज पास्ड ऑन 29 जुलाई 2020. Two policies came before in 1968 and 1986. एजुकेशन पॉलिसी ही दो पॉलिसीज पहले 1968 में और 1986 में, ये 2 सालों में 2 बार पॉलिसी आई थी। उसके बाद जो थर्ड पॉलिसी आई which is in 2020. It was discussed to rename MHRD, which is Ministry of Human Resource Development, as Ministry of Education. इस NEP 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये डिस्कस किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जिसे हम शॉर्ट में MHRD बोलते हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सो दिस वाज a brief introduction of NEP 2020. Now we will head to कि NEP 2020 exactly उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे, NEP 2020 में क्या चीजें प्रपोज की गई थी, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। So now let us understand what does NEP 2020 states. The first point the NEP 2020 states is universalization of early childhood care and education, which is ECCE. Early childhood care and education के ऊपर NEP 2020 फोकस करता है। It states that early childhood care and education should be universalized, यानी उसे जनरलाइज कर देना चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 years old is one of remarkable brain development for children and represents a crucial window of opportunity for education, which means UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें साइंस को, कल्चर को, आर्ट्स को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को काम करता है। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, बर्थ से लेकर 8 years तक के बच्चे के लिए जो टाइमिंग होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। किसी भी बच्चे के लिए एक क्रूशियल टाइम होता है। उसको उस टाइम पे वो एजुकेशन मिले, वो केयर मिले जो उस टाइम पीरियड पे उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाए। तो यूनेस्को इस पे फोकस करता है कि बर्थ से लेकर 8 years तक बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होना इज इम्पोर्टेंट। यूनेस्को बिलीव्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE that is truly inclusive is much more than just preparation for primary school. तो सिर्फ इसके लिए हमें नहीं बच्चे को प्रिपेयर कराना है कि हमें प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। नो, उससे कई ज्यादा चीजें उसे सिखानी है, उसको हर एक वो बेसिक नॉलेज देनी है, उसको हर एक वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो जरूरी नहीं है सिर्फ कि प्राइमरी स्कूल में हमें भेजना है इसीलिए हम सिर्फ उतना ही उसको पढ़ाएं, नहीं। यहाँ पे हर तरीके की नॉलेज उस बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें ऐसी एजुकेशन, उसकी ऐसी केयर करनी है चाइल्ड की, ताकि जैसे जैसे
जैसे वो बड़ा हो वो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो पाए. इट कैन बी द फाउंडेशन फॉर इमोशनल वेलबींग एंड लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अ कंट्री कैन मेक एज इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल कोहेजन. व्हाट डज दिस मीन? हमें हर एक चाइल्ड का इमोशनल डेवलपमेंट करना है, उसका इमोशनल, उसका सोशल डेवलपमेंट करना है. ऐसा डेवलपमेंट करना है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ सीख पाए, हर एक चीज सीख पाए. एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अ कंट्री कैन मेक, और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक कंट्री कर सकती है ताकि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड हो. ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है एक कंट्री के लिए कि अगर एक कंट्री इस चीज में इन्वेस्ट करती है तो उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, हर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर करने से और एजुकेशन प्रोवाइड करने से हर एक बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हर फील्ड में बच्चा डेवलप होगा एंड जेंडर इक्वालिटी वुड बी देयर एंड सोशल कोहेजन विल बी देयर. सोशल कोहेजन मीन दैट द चाइल्ड विल नो दैट हाउ टू वर्क इन ग्रुप, हाउ टू वर्क टुगेदर. जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होगा उसे इस चीज की समझ आएगी कि हम सोशली मिलके कैसे काम कर सकते हैं, हम सोशली कैसे मिलके रह सकते हैं, तो उसका सोशल कोहेजन भी डेवलप होगा. सो दिस इज व्हाट ऑल ECCE मीन्स, दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर करना और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड. So now let us move ahead. The second point which was proposed in it was National Mission on Foundational Literacy and Numeracy, जिसे हम FLN भी बोलते हैं. So FLN क्या है, Foundational Literacy Numeracy क्या है, इसको नेशनल मिशन की तरह क्यों लेना था, इसके बारे में NEP 2020 में बोला गया है. तो ये है क्या, let us know it first. Yes, so now what is FLN? FLN is Foundational Literacy and Numeracy. सो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी पे एक मिशन के तरीके से इसे लिया गया, नेशनल मिशन के तरीके से, जिसे हम निपुण भारत बोलते हैं. निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. कि नेशनल इनिशिएटिव लिया गया निपुण भारत के अंतर्गत, क्या कि बच्चों को रीडिंग और न्यूमरेसी की समझ होनी चाहिए, और रीडिंग भी कैसे कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे रीड कर पाए या उसे समझ पाए, जो भी वो रीड कर रहे हैं उसको समझ पाए, और न्यूमरेसी यानी न्यूमेरिकल टर्म्स जो बेसिक न्यूमरेसी है वो बच्चों को आ पाए. तो इतना भारत के बच्चे निपुण हो जाए, जो हिंदी का शब्द है निपुण, उसको इन्होंने एक नेशनल इनिशिएटिव लिया है, उसको एक नाम दिया है निपुण भारत, कि हर एक बच्चा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इस चीज में निपुण हो जाए. दिस निपुण भारत इज अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. ये जो निपुण भारत है, ये जो इनिशिएटिव है, ये एक नेशनल मिशन है किस पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, यानी FLN पे. Now what is FLN? FLN क्या है? FLN refers to a child's ability to read with meaning. FLN का मतलब है कि एक चाइल्ड में कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है कि वो किसी भी चीज को रीड कर पाए और उसके मीनिंग के साथ उसे समझ पाए. तो कितनी ऐसी चाइल्ड में एबिलिटी है कि वो रीड करे और उसका मीनिंग भी समझ पाए. एंड सॉल्व बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम बाय क्लास 3. और जो बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ शेप्स होती है जो बच्चों को पता होनी चाहिए, तो जो बेसिक मैथ होती है वो हर एक बच्चे को क्लास 3 तक आ जानी चाहिए. फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी ये कहता है कि एक चाइल्ड को रीड करना आना चाहिए विद मीनिंग एंड उसे बेसिक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए बाय क्लास 3. दीज आर क्रूशियल बेसिक स्किल्स दैट हेल्प देम सक्सीड इन लाइफ. सो ये अगर बच्चे की ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो आगे लाइफ में जल्दी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा अपनी स्टडीज में. सो इसीलिए FLN ये कहता है कि जो बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स है और जो बेसिक रीडिंग है, बच्चे को विद मीनिंग समझ में आ जानी चाहिए बाय क्लास 3. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अकॉर्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू FLN. NEP 2020 जो है वो सबसे ज्यादा जोर देता है, एक प्रायोरिटी मानता है किसको, FLN को, कि बच्चे में ये फाउंडेशन तो बिल्ड हो ही जाना चाहिए, किसका, लिटरेसी का और न्यूमरेसी का, यानी बेसिक रीडिंग विद मीनिंग एंड बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम्स बच्चे को सॉल्व करना आ जाना चाहिए
चाहिए। ये एक प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानी गई है NEP 2020 में। #निपुण भारत, अ नेशनल मिशन ऑन FLN लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। निपुण भारत जो है वो नेशनल मिशन जो FLN पर बेस्ड है वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एम्स टू एंश्योर एवरी चाइल्ड हैज दीज बेसिक स्किल्स बाय क्लास 3 बाय 2026 to 2027। इनका कहना है कि हर एक बच्चे में ये बेसिक स्किल्स आ जाना चाहिए बाय 2026 to 2027। इस ईयर के आसपास हर बच्चा ये बेसिक स्किल्स सीख जाए जब तक वो क्लास 3 में आता है। ये इनिशिएटिव ऐसा है कि हर एक बच्चे को इतना हमें केपेबल बनाना है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी लानी है कि वो बेसिक रीडिंग विद मीनिंग एंड बेसिक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए बाय 2026 and 2027। Let us see next, which is NEP 2020। #NEP 2020 recommends the mission will। NEP 2020 क्या recommend करता है? ये मिशन क्या करेगा? Will help children read with comprehension। So सबसे पहला मिशन में जो रिकमेंडेशन है वो क्या है कि जो FLN है या निपुण भारत है, इनसे क्या होगा? NEP 2020 क्या बताता है कि चिल्ड्रन रीड कर पाएंगे विद कॉम्प्रीहेंशन। दैट मीन्स वो समझ पाएंगे कि वो क्या रीड कर रहे हैं, और जो रीड कर रहे हैं वो उसका विद मीनिंग दे कैन अंडरस्टैंड इट, उसे मीनिंग के साथ समझ सकते हैं जो भी वो पढ़ रहे हैं। सेकेंड, हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड नंबर्स, मेजरमेंट एंड शेप्स। इसमें बच्चों को हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द नंबर्स को समझने में, मेजरमेंट्स को समझने में एंड शेप्स को समझने में। थर्ड, यूज प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। इसमें बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी ली जाएगी, यानी कि बच्चों को प्लेवे मेथड से या रोल प्ले मेथड से या एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ही उनको सिखाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। तो फोर्थ वन, टीच इन चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज। जो बच्चों की होम लैंग्वेजेस है उसी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ, प्रोवाइड हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू एंगेज चिल्ड्रन। क्या कि एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल दें बच्चों को हाई क्वालिटी की, ताकि बच्चे पढ़ने में ज्यादा अपनी एंगेजमेंट ला पाएं, कि बच्चे अच्छे से हर एक चीज सीख पाएं, चाहे वो प्लेवे मेथड से हो, कोई एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो, बट उनको हाई क्वालिटी टीचिंग एड्स, लर्निंग एड्स दिए जाएं जिससे वो इजिली हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और ज्यादा से ज्यादा स्टडीज में एंगेज हो पाएं। सिक्स्थ, बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स। So this is what NEP also recommends कि टीचर्स की कैपेसिटीज को बिल्ड किया जाए, उनकी कैपेसिटीज को इनहैंस किया जाए और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स बनाए जाए और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। ये सारी चीजें एक फाउंडेशन बेस करेगी बच्चों की अच्छी एजुकेशन को लेके। सो इसीलिए दीज आर द थिंग्स जो NEP रेकमेंड करता है कि इनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। 7, ट्रैक चिल्ड्रंस लर्निंग लेवल कंसिस्टेंटली। बच्चों ने जो सीखा है उसे टाइम टू टाइम ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि उनकी लर्निंग लेवल कितनी इनहैंस हो रही है, इम्प्रूव हो रही है और बच्चे कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। 8, कंडक्ट मीनिंगफुल असेसमेंट्स यूजिंग पोल्स, क्विजेस, गेम्स एटसेट्रा। और कुछ ऐसे असेसमेंट्स लिए जाएं बच्चों के कि जिनसे जैसे कि कोई गेम्स में कोई एक्टिविटी करा के, कुछ क्विज दे के, पोल्स करवा के बच्चों से ऐसे असेसमेंट्स लिए जाएं ताकि बच्चे भी एंगेज हो उन एक्टिविटीज में और उनका लर्निंग असेसमेंट भी टीचर्स इजिली कर पाए। नाउ ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज FLN। FLN को थोड़ा सा डीप जाएंगे कि लिटरेसी स्किल्स क्या है और न्यूमरेसी स्किल्स क्या है। FLN के अंदर जो NEP ने प्रपोज किया है, निपुण भारत ने जो प्रमोट किया है FLN को, वो क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट दैट व्हाट इज FLN। सो द फर्स्ट थिंग इन FLN इज व्हाट गोज इनटू एक्वायरिंग लिटरेसी स्किल्स। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन गेन लिटरेसी स्किल्स। जैसे ECCE में क्या है, ECCE में यही बात है कि बच्चों की केयर और एजुकेशन, उनकी जितनी बेसिक चीजें जो है उनको क्लियर किया जाए, उनको सिखाया जाए फ्रॉम द बर्थ टू द 8 ईयर ऑफ एज। तो उस टाइम पर जब आप बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं, जो बेसिक लैंग्वेज है उनकी या जो बेसिक नॉलेज है अबाउट नंबर्स, अबाउट रीडिंग, तो ये बेसिक चीजें जब बच्चों की क्लियर होंगी तो वो ज्यादा जल्दी लिटरेसी स्किल्स गेन कर पाएंगे। सो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो लैंग्वेज की बच्चों की ऑलरेडी होगी वो उन्हें हेल्प करेगी कि वो लिटरेसी स्किल्स यानी रीडिंग स्किल्स को अपना और डेवलप कर पाए। चाहे वो रीडिंग हो या राइटिंग हो, तो ये रीडिंग या राइटिंग स्किल्स जो है, लिटरेसी स्किल्स, वो बच्चे डेवलप कर पाए आगे। सो द की कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग दीज स्किल्स आर, जो मेन कॉम्पोनेंट्स है इन स्किल्स को एक्वायर करने में वो कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट।
This helps develop phonological awareness and is important when learning to read and write. So oral language development is very important because इसमें बच्चों को जो phonological awareness होती है, which means जो sound होती है, हर लेटर की एक साउंड है, उस साउंड को बच्चों को एक्सप्लेन करना ताकि वो अच्छे से रीड कर पाए, अच्छे से लिख पाए, क्योंकि अगर बच्चों को हर एक लेटर की साउंड पता होगी, फोनोलॉजिकल नॉलेज होगी, तभी वो इजीली रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे, यानी पढ़ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे. नेक्स्ट, द सेकेंड इज decoding. This domain includes competencies of print awareness, अक्षरास knowledge and word recognition. This means decoding का मतलब यहाँ पे है कि बच्चों को जो प्रिंट अवेयरनेस है या जो अक्षर है उसके बारे में समझ आ जाए, उसके बारे में नॉलेज आ जाए, वो जो वर्ड लिखा है वो उसे पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्या लिखा है. तो इतनी योग्यता बच्चों में डेवलप की जाए कि उन्हें प्रिंट अवेयरनेस, जो अक्षर की नॉलेज है, चाहे वो शब्दों को पहचानना है, अच्छे से उसे डिकोड कर पाए, उसे पढ़ पाए और समझ पाए. द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज reading fluency with comprehension, accurately reading text with meaning and understanding expressions and punctuations. So reading fluency with comprehension means कि वो easily read कर पाए, किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को उन्हें रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी सेंटेंस को रीड करते करते अटके ना कहीं पे, उसे फ्लुएंसी के साथ रीड कर पाए जो भी वो रीड कर रहे हैं, बी इट एनी वर्ड और एनी सेंटेंस, तो वो इजीली रीड कर पाए, हर एक टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ पाए, उसका मीनिंग भी समझ पाए, हर एक वर्ड को कैसे एक्सप्रेस करना है, हर एक वर्ड में क्या एक्सप्रेशन देनी है वो इसे समझ पाए, और कहाँ पे पंक्चुएशंस यूज करनी है और पंक्चुएशंस का एक्चुअल यूज क्या है वो उन्हें इजीली समझ में आ जाए. इसे हम लिटरेसी स्किल कहेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज, और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन स्किल्स का वो है राइटिंग. राइटिंग अल्फाबेट्स जिसे हम अक्षर कहेंगे एंड वर्ड्स विद एक्सप्रेशन. लिखना आना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि उन्हें एटलीस्ट अक्षर लिखने आ जाए, यानी अल्फाबेट्स लिखने आ जाए, हर एक वर्ड को किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे उन्हें पंक्चुएशंस यूज करनी है. तो ये था जो अभी हमने पढ़ा कि लिटरेसी स्किल्स को एक बच्चे में डेवलप करने में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिकोडिंग, उनको प्रिंट अवेयरनेस आए, अक्षर की नॉलेज आए, वर्ड रिकॉग्निशन हो, रीडिंग फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे. व्हाट गोज इनटू अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल न्यूमरेसी. नंबर्स को समझने के लिए, नंबर्स के लिए बच्चों के लिए क्या की कंपोनेंट्स हमें देखने चाहिए जो एफएलएन ने बताए हैं. फाउंडेशनल न्यूमरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीजन एंड टू अप्लाई सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच मीन्स कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करने की बात कर रही है कि बच्चों में डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझ पाए और उसको अप्लाई कर पाए अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेली लाइफ की, या जैसे कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहे थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को आने चाहिए. कौन सा नंबर बिगर है, ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये एक कॉन्सेप्ट है. या शेप्स की रिकॉग्निशन बच्चों को होनी चाहिए. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक फाउंडेशन तैयार करता है बच्चों का न्यूमरेसी के लिए, यानी नंबर्स को समझने के लिए, उनको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और जो उनकी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वो इजिली उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. सो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? की कंपोनेंट्स इंक्लूड, फर्स्ट, pre-number concepts, being able to count and understand the numerical system. यानी जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बच्चों को काउंटिंग आनी चाहिए और न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. हमारा इंडियन सिस्टम क्या है काउंटिंग को लेके या नंबर्स को लेके, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत स्टार्ट में बच्चों को बताए जाते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर होने चाहिए. सेकंड, नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. नंबर्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, विच इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये बच्चों को आनी चाहिए. लर्निंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लाइक द बेस 10 सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर. सो जो बेसिक सिस्टम है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम, बच्चों को पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम
क्या होता है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन कैसे होता है। द थर्ड वन इज शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स के बारे में और स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। परफॉर्म सिंपल कंप्यूटेशंस इन अप टू 3 डिजिट नंबर्स एंड अप्लाई देम इन डेली लाइफ एक्टिविटीज। तो बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स पता होने चाहिए जो वो डेली लाइफ एक्टिविटीज में उसे अप्लाई कर पाए। ऑल्सो उनको शेप्स और स्पेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे स्पेसेस जैसे इन, आउट, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, ये सब स्पेसेस का ही एक टॉपिक है जो बच्चों को पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। कि एक्चुअली जब वो बच्चे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में अप्लाई करेंगे तो उन्हें ये ज्यादा जल्दी क्लियर होगा कि इन, आउट का मीनिंग क्या होता है। किसी एक्टिविटी के साथ जब बच्चों को उस चीज को करवाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे अबाउट द स्पेसेस। फोर्थ वन इज मेजरमेंट। परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन अप टू 3 डिजिट नंबर्स। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आना चाहिए अप टू 3 डिजिट नंबर्स, ताकि उतना बेसिक अगर क्लियर होगा तो यस हम कह पाएंगे कि हाँ बच्चे अपने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट ग्रेड में ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसे और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दीज वर द की कंपोनेंट्स फॉर फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो अभी हमने लिटरेसी स्किल्स एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी के बारे में पढ़ा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर इंटीग्रेटिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन से 3 डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए? 3 डेवलपमेंटल गोल्स फॉर इंटीग्रेटिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। These 3 development goals will help children achieve their full potential in foundational grades. जो उनकी स्टार्टिंग के ग्रेड्स होंगे, जो उनका बेस रेडी करने में, जो उनके फाउंडेशन रेडी करने में उन्हें हेल्प करेंगे, फाउंडेशनल ग्रेड्स यानी जो उनकी स्टार्टिंग जो क्लास होगी बाय क्लास 3, ये 3 डेवलपमेंट गोल्स उनको हेल्प करेंगे उनके पूरे पोटेंशियल को अचीव करने में। जैसे मैंने बताया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है कि जब हम एक बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली उसको स्ट्रांग बनाते हैं, हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट उसका करते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, एक बच्चे का हर एक चीज में डेवलपमेंट होना। तो ये 3 गोल कौन कौन से हैं जो बच्चों को फाउंडेशनल ग्रेड्स में हेल्प करेंगे, उनके पूरे पोटेंशियल को वो अचीव कर सकते हैं। वो कौन कौन से गोल है? द फर्स्ट गोल इज चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जो बच्चे हैं, पहला गोल इसका ये है कि बच्चों को गुड हेल्थ रहे और उनकी वेलबींग पे हम, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, उनकी वेलबींग पे ध्यान दिया जाए, उनको मेंटेन किया जाए। द सेकंड गोल इज चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बने, ये नहीं कि चुपचाप क्लास में बैठे हैं या उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दे शुड बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, कि हर एक चीज का जो भी अगर कोई टीचर पूछ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन ले अपनी क्लास के अंदर और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखें और उसको डिस्कस करें अपने पीयर्स के साथ या टीचर्स के साथ। सो उनको इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होना जरूरी है। द थर्ड गोल इज चिल्ड्रन बिकम इवॉल्व्ड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। और चिल्ड्रन को एक इवॉल्व्ड लर्नर बनना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे जैसे जो जो सिचुएशंस उनके सामने आती जाए उसके हिसाब से वो इवॉल्व होते रहे और अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होके इवॉल्व होते रहे और हर एक एस्पेक्ट को सीखते रहे। सो दीज वर द 3 डेवलपमेंटल गोल्स जो इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये 3 गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी FLN और निपुण भारत में बताया गया है कि ये 3 डेवलपमेंटल गोल्स तो होने ही चाहिए हर एक बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल गोल्स। डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक, डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन्स हैं। कौन कौन से? पहला है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, हर एक बच्चे का फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकेंड इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट, जैसे हमने अभी बात करा कि नंबर से और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स ये दोनों भी डेवलप होना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे में। द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, बच्चों के माइंड डेवलप होना, जो थिंकिंग कैपेसिटी है उनकी वो डेवलप होना, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज अनदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है कि अगर वो बच्चा मॉरल एथिक्स नहीं सीखेगा तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा ह्यूमन वो नहीं डेवलप हो पाएगा, इसीलिए मॉरल एथिक्स सिखाना भी बहुत जरूरी है।
द नेक्स्ट इज आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट. आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट भी होना जरूरी है. ही शुड नो द ब्यूटी ऑफ नेचर, अबाउट नेचर. सो दिस इज व्हाट आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट. This is also very important for every child. All these domains have been subsumed into 3 major goals for holistic development of the child. हर एक बच्चे का holistic development होना एक तो बहुत जरूरी है, और ये सारे वो domains हैं जो 3 major goals अभी जो हमने पढ़े थे पीछे, उन developmental goals के subsumed domains हैं. ये और deep में आपको बताया गया है जो अभी हमने last यहाँ पे पढ़े थे 3 developmental goals. इन developmental goals को ही extend करके आपको ये डोमेन्स बताए गए हैं कि इन डोमेन्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट FLN जो हमने पढ़ा था. सेकेंड पॉइंट जो NEP कहता है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. ओके, द थर्ड वन इज NEP ने जो थर्ड पॉइंट प्रपोज किया था इज 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर. ये जो 5+3+3+4 है ये करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है. इसे ऐसा बनाया गया है, ये सारे ईयर्स है, 5 years, 3 years, 3 years, 4 years. तो इसका मतलब है कि बच्चे की जो 5 years है, जो स्टार्टिंग 5 years है, जिसमें से 3 years ऑफ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, इसमें उनके 3 years होंगे. यहाँ पे वो स्टडी करेंगे सबसे पहले 3 years के लिए, उसके बाद 2 years फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, उसके बाद जो 2 years होंगे वो उनकी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होंगे, जो उनकी फाउंडेशनल स्टेज है. दिस इज व्हाट 5 years जो है वो क्या है, वो फाउंडेशनल स्टेज है. उसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 3 years से 6 years के बीच में होता है, तो उसे बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है. इसीलिए वो जो 3 to 6 years है, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 years है जिसमें बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जाता है, उसमें बच्चे की जो एज होगी वो 3 to 6 years होगी, राइट. और जब वो क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए जाएगा, उस टाइम उसकी फ्रॉम द एज 6 years to 8 years होगी फॉर दोज 2 years जो क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए होगी, जिसे हम इस एज को हम फाउंडेशनल स्टेज मानते हैं. बच्चे का फाउंडेशन का बेस तैयार करना, जो बेसिक चीजें उसे सिखाना, एक चाइल्ड का बेसिक डेवलपमेंट करना, उसका फाउंडेशन बनाना उसके लिए आगे की क्लासेस के लिए. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज. नेक्स्ट स्टेज आती है जो 3 years की स्टेज है, विच इज प्रेपरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3rd से लेकर 5th तक होती है. इसे हम प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं, जो एज 8 years से 11 years तक होती है. सो दिस इज द सेकेंड स्टेज. नेक्स्ट 3 years आते हैं जिसे हम मिडिल स्टेज कहते हैं, जो क्लास 6 से लेकर 8 तक आती है, जिसमें एज होती है 11 से 14 years. सो दिस इज व्हाट इज मिडिल स्टेज ऑल अबाउट. लास्ट के 4 years आते हैं इस करिकुलर स्ट्रक्चर में, जो कि सेकेंडरी स्टेज है, क्लास 9 से लेकर 12 तक, जिसकी एज है 14 years से 18 years तक. सो ये एक पैटर्न है, ये एक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है जिसे बताया गया है NEP ने कि इस स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे बच्चे ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगे. जो हमने डेवलपमेंटल गोल में अभी पढ़ा, उनके डेवलपमेंट के लिए जितने भी एस्पेक्ट्स थे, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इन सब के लिए लिटरेसी, न्यूमरेसी डेवलपमेंट, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका फाउंडेशनल स्टेज जो है वो क्लियर हो, वो उनका बेस अच्छा हो, ताकि आगे जो स्टेजेस हैं, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, उसमें वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाए और करिकुलम में अच्छा परफॉर्म कर पाए. सो दिस इज द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन. 5+3+3+4, 3 years इन आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल, जिसमें से 5 years में से जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें से 3 years प्री स्कूल में या आंगनवाड़ी में, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे. उसके बाद की जो 12 years होंगे वो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे. शिक्षक पर्व. शिक्षक पर्व क्या है? शिक्षक पर्व में कंट्री के डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब आते हैं वर्चुअली, और जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं वर्चुअली. सो दिस इज व्हाट शिक्षक पर्व इज ऑल अबाउट. Holistic progress card. Students will be evaluated on cognitive, affective and psychomotor domains. जो फर्स्ट जो शिक्षक पर्व हुआ था उसमें डिस्कस हुआ था कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों के लिए होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को हर एक बेस पे, हर एक डोमेन पे उनको
इवैल्यूएट करना टीचर्स के लिए जरूरी है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव डोमेन हो या साइकोमोटर डोमेन हो। ये तीनों डोमेन्स को टीचर्स को जरूरी है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन इन तीनों डोमेन्स के बेसिस पे हो और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उनकी एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बने जिसपे उनका इवैल्यूएशन, जो भी टीचर्स ने किया है स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन उस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में शो हो। यहाँ पे हम देख सकते, शिक्षक पर्व में ये भी बताया गया है कि बच्चों का हमें 360 डिग्री असेसमेंट करना है, यानी टीचर्स को बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट करवाना है। कैसे? एक तो बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो धीरे धीरे हर चीज सीखता चला जाएगा और साथ साथ खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करेगा। तो सेल्फ असेसमेंट होगा, साथ में टीचर्स भी उनका असेसमेंट करेंगी। सो टीचर असेसमेंट इज ऑल्सो देयर एंड पीयर असेसमेंट इज ऑल्सो देयर। दैट मीन्स जब बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे और साथ में रहेंगे, हर चीज पे डिस्कशन होगा, हर कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होगा, तो बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से पीयर असेसमेंट होगा, यानी जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे हैं कि चाहे वो डिबेट के थ्रू हो रहा हो कोई चीज या नॉर्मल डिस्कशन हो रहा हो, तो उस तरीके से पीयर असेसमेंट भी पॉसिबल होगा। सो इस तरीके से हर एक बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट, यानी हर तरीके से असेसमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द परख असेसमेंट। ये एक असेसमेंट है PARAKH विच इज परख। परख एक असेसमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख एक ऐसा असेसमेंट है जिसके अंदर बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, उसको हर तरीके से बच्चे को असेस किया जाएगा, जिसमें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में कह सकते हैं वो करिकुलर भी हो सकता है और को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती है। तो बेसिकली हर तरीके से बच्चे को असेस किया जाएगा, उनकी नॉलेज को एनालाइज किया जाएगा ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो करिकुलर हो या चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस सब को हम टीचर्स जो है उसे असेस कर पाएंगे। तो ये जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है परख, NEP 2020 में लॉन्च हुआ है परख असेसमेंट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि परख असेसमेंट एक्चुअली कहाँ से आया, कैसे आया और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम एज वेल। सो Parakh, PARAKH. It stands for Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. Prime Minister Narendra Modi made the announcement to build a National Assessment Center, Parakh, on September 11, 2020, while speaking at a conference on school education in the 21st century. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट की थी नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने के लिए, जिसे हम परख बोलते हैं, PARAKH परख। उन्होंने बोला था कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 11, 2020 में अनाउंसमेंट की थी जब वो एक कॉन्फ्रेंस में थे, स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इसकी कॉन्फ्रेंस में थे। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि परख को एक ऐसा नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाए और फिर उसे बनाया गया। परख हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 और फिर उसे लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020 that envisaged a standard setting body to advise school boards regarding new assessment patterns and latest research and promote collaboration between them, which means that परख को ऐसा नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी उसे बनाया गया, मतलब कि हर एक स्कूल बोर्ड, जो डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड्स हैं, तो हर एक जो बोर्ड है वो एक स्टैंडर्ड को लेके चलेगा और एक तरीके से हर एक स्कूल में असेसमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह कुछ और तरीके से असेसमेंट हो रहा है, बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है, या किसी स्कूल में किसी और तरीके से इवैल्यूएशन हो रहा है। ऐसा इस चीज को चेंज करने के लिए परख एज नेशनल असेसमेंट सेंटर लाया गया ताकि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए हर एक स्कूल बोर्ड के लिए और हर एक स्कूल बोर्ड को एक नया असेसमेंट पैटर्न और नई नई रिसर्च और कोलैबोरेशंस करने के लिए उन्हें प्रमोट किया जाए हर एक स्कूल बोर्ड को, कि डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स जो है कोलैबोरेट करें, नए नए असेसमेंट पैटर्न्स आए तो हर एक स्कूल बोर्ड को पता हो। सो एक तरीके से ही हर स्कूल में हर बच्चे का असेसमेंट हो, इसीलिए ये परख नेशनल असेसमेंट सेंटर लाया गया कि
हर स्कूल बोर्ड, डिफरेंट स्कूल बोर्ड एक पर्टिकुलर वे ऑफ पैटर्न चूज करे या पैटर्न से चले, ताकि हर जगह सिमिलैरिटी हो इन असेसमेंट या इवैल्यूएशन, हर जगह सिमिलैरिटी हो. इट विल एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की ये मेन यूनिट मानी जाती है परख. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परख? परख के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन for all recognized school boards of India, which means हर एक स्टूडेंट के असेसमेंट और इवैल्यूएशन को करने के लिए एक यूनिफॉर्म नॉर्म्स और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए बाय एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया. जो इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं वो सब एक ही तरीके के नॉर्म्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें कि बच्चों का असेसमेंट या इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है. सो यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए. पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज enhance assessment pattern to meet the skill requirements of the 21st century. 21st century के skill requirements जो चाहिए बच्चों के अंदर, जो होने चाहिए, वो लाने के लिए, वो पूरा करने के लिए हमें assessment pattern को भी enhance करना पड़ेगा. तो ये उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि 21st century के अकॉर्डिंग ही assessment pattern बना होना चाहिए. पहले का पैटर्न पुराना हो गया है कि मार्क्स दे दिए और हो गया जो भी असेसमेंट था, बट अब हर चीज में ग्रेड्स है, हर चीज में मार्क्स भी है, और चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज है चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज है, हर एक में पार्टिसिपेशन बच्चे का जरूरी है ताकि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है परख का कि असेसमेंट पैटर्न को एनहांस किया जाए अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी के जितने भी स्किल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से असेसमेंट पैटर्न को भी इम्प्रूव किया जाए. द थर्ड वन इज रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इवैल्यूएशन एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट and central boards which follow different standards of evaluation, which means जो central और state boards के अंदर different evaluation के तरीके हैं, एक uniformity नहीं है, यानी एक similarity नहीं है. central और state boards के अंदर जिस तरीके से बच्चों का evaluation होता है, assessment होता है, उसके अंदर uniformity नहीं है, similarity नहीं है. state boards अलग तरीके से कर रहे हैं assessment, central boards अलग तरीके से कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से different standards of evaluation वो follow कर रहे हैं, right? सेंट्रल बोर्ड्स एंड स्टेट बोर्ड्स. तो इसको हमें खत्म करना है. इसी वजह से परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया जिसके अंदर एक प्रॉपर नॉर्म्स और गाइडलाइंस दी गई, जिसके अकॉर्डिंग ही चाहे वो सेंट्रल बोर्ड्स हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, हर एक बोर्ड जो इंडिया में है वो उसी गाइडलाइन को, उसी नॉर्म को फॉलो करके इवैल्यूएशन बच्चों का करेगा, असेसमेंट बच्चों का करेगा. फोर्थ वन इज बेंचमार्क असेसमेंट फ्रेमवर्क विल सीक टू पुट एन एंड टू द एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग as envisaged by NEP 2020. और इस असेसमेंट फ्रेमवर्क की वजह से क्या होगा कि जो रोट लर्निंग है, जो बच्चे किसी भी चीज को क्रैम कर लेते थे, रट्टा मार के उसे सीख लेते थे, याद कर लेते थे, उस चीज को भी एक एंड मिलेगा, यानी वो चीज भी खत्म होती चली जाएगी. और क्योंकि बच्चों का असेसमेंट करने का तरीका 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग अगर बनेगा तो बच्चों की जो रोट लर्निंग है वो भी खत्म होती चली जाएगी, जैसा NEP 2020 ने सोचा है कि ये रोट लर्निंग अब खत्म हो जानी चाहिए और ऐसा असेसमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जिसकी वजह से बच्चों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो पाए और उनकी नॉलेज का असेसमेंट भी हर एक टीचर, हर एक बोर्ड, स्कूल बोर्ड्स जो हैं वो इजीली कर पाए. So this was all about Parakh. Now let us study the important points of NEP 2020. Let us study what does NEP 2020 states related to our educational system. Education system के बारे में NEP 20 क्या क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं. Reduction in curriculum content to enhance essential learning and critical thinking, which means जो curriculum content है, जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, उसको कैसे कम करके, उसको कैसे रिड्यूस करके हम एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करेंगे स्टूडेंट्स के लिए. यानी उनके लिए जो चीज सीखना ज्यादा जरूरी है वो और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, तो ये हमें NEP 2020 बताता है. द फर्स्ट मेन पॉइंट इज करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, विच मीन्स करिकुलम में 21st सेंचुरी में जो स्किल्स होने चाहिए हर एक ह्यूमन बीइंग के पास,
तो करिकुलम के अंदर वो 21st सेंचुरी स्किल्स को भी हमें रखना है, मैथमेटिकल थिंकिंग भी रखनी है और साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंटिफिकली चीजों को सोचना समझना भी यहाँ पे करिकुलम में इम्पोर्टेंस उनको दी गई है. नाउ द सेकेंड वन इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams, which means कोई separation नहीं रखा जाएगा, या आप कह सकते हैं there will be no rigid separation between art and science, curricular and extracurricular activities, vocational and academic streams, which means art and science के बीच में ज्यादा differentiation नहीं किया जाएगा. Science is also important and art is also important because आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में जैसे कहा करिकुलम के अंदर, किसी भी स्कूल के करिकुलम के अंदर 21st सेंचुरी के स्किल्स डेवलप करवाने स्टूडेंट्स में ज़रूरी है. तो इसीलिए आर्ट एंड साइंस में कोई डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं किया जाएगा कि हम ओनली साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. नो, टुडे देयर इज़ अ नीड कि आर्ट्स पे भी फोकस किया जाए, साइंस पे भी फोकस किया जाए. करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी दोनों पे फोकस किया जाए. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम कि हम करिकुलर पे तो फोकस करें ही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए. और वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, एकेडमिक स्ट्रीम्स तो है ही कि आप जो सब्जेक्ट्स लेते हो मैथ्स, साइंस और आर्ट्स, तो एकेडमिक स्ट्रीम्स जो आप थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उस पे तो आपको फोकस करना ही है, बट वोकेशनल स्किल्स पे भी, वोकेशनल स्ट्रीम्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है. वोकेशनल इज समथिंग जो स्किल्स एक्वायर करते हो, आप किसी भी कोर्स में आप जाते हो और उससे आप जो नॉलेज गेन करते हो रिलेटेड टू एनी स्किल जो आप प्रैक्टिकली कुछ करते हो, उसे हम वोकेशनल कहते हैं. एकेडमिक स्ट्रीम इज समथिंग जो आप थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हो, लेकिन वोकेशनल इज समथिंग जो आप प्रैक्टिकली किसी हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ कुछ किसी स्किल्स को सीखते हो. सो दैट इज वोकेशनल. तो दोनों पे फोकस करना इज इम्पोर्टेंट टुडे. द नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन पे भी फोकस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है. NEP 2020 कहता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए. गिफ्टेड चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन हु हैव हाई IQ, जिनका IQ बहुत हाई होता है और उनकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है, उन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं. जो ज्यादा क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, दे हैव अ गुड मेंटल एबिलिटी. सो गिफ्टेड चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर भी हमें NEP 2020 कहता है कि उनकी एजुकेशन पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए. द नेक्स्ट इज जेंडर इंक्लूजन फंड. Gender inclusion fund means that whether it is a boy or it is a girl, दोनों की एजुकेशन पे फोकस करना जरूरी है. दोनों की एजुकेशन के लिए उतना ही फंड रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स हर एक बच्चे को, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हर एक बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले और उसे करने के लिए जितने फंड्स की जरूरत है उस फंड्स को पूरा किया जाए. The next one is KGBV बालिका विद्यालय up to grade 12. Grade 12 तक KGBV बालिका विद्यालय होंगे. The next is reduction in the curriculum to core concepts. करिकुलम में जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है, एक्स्ट्रा जो स्टडीज है, उसको हटा के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट्स है, उनको पढ़ाया जाए और उनको क्लियर किया जाए बच्चों को. उनको उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाए, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. द नेक्स्ट वन इज वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. क्लास 6 से वोकेशनल इंटीग्रेशन कर देनी चाहिए, विच मीन्स मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वोकेशनल का मीनिंग कि कोई आप स्किल एक्वायर करते हो, कोई किसी स्किल में आप अपने आप को एनरोल करते हो, किसी कोर्स में आप अपने आप को डालते हो और उसको आप सीखते हो, किसी स्किल को आप सीखते हो, प्रैक्टिकली करते हो कुछ, उसे आप कहते हो वोकेशनल. सो वोकेशनल इंटीग्रेशन इज समथिंग कि आप कोई ऐसी स्किल्स जो स्टूडेंट्स की आगे लाइफ में काम आएगी, तो वो स्किल्स भी क्लास 6 के बाद इंटीग्रेट कर देनी चाहिए करिकुलम में. दिस इज व्हाट NEP 2020 स्टेट्स. द नेक्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio GER in school education by 2030. NEP 2020 states कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक
एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए विद 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी बच्चे उसमें स्कूल एजुकेशन में 100% जो एडमिशन ले, 100% एडमिशन हो, पार्टिसिपेशन हो बच्चों का एजुकेशन में. सो दिस शुड बी डन बाय 2030. 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाना चाहिए प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक का, विद 100% एनरोलमेंट. 100% एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का होना चाहिए. दिस इज व्हाट NEP 2020 सेज. द नेक्स्ट इज GDP इन्वेस्टमेंट टू 6% फ्रॉम 4.3%. 4.3 से बढ़ के GDP की इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में होनी चाहिए अप टू 6%. 6% इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, ऐसा NEP 2020 स्टेट करता है. The next is through the opening school system, the NEP 2020 will bring 2 crores out of school children back into the mainstream. Open schooling system जो है, अगर वो स्टार्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये NEP 2020 अबाउट 2 करोड़ स्टूडेंट्स को, 2 करोड़ चिल्ड्रन को वो स्कूलिंग के सिस्टम में, जो स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल छूट गया है जिनका, तो वो वापस पढ़ाई में, एजुकेशन में आ सकते हैं, अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम. तो उस पे भी फोकस करना चाहिए, उसको भी प्रमोट करना चाहिए. जो स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा सकते, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं. This is also NEP 2020 states. The next is from class 6th, vocational education will start with internships. क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगी इंटर्नशिप्स के साथ, यानी जो स्किल्स हैं वो क्लास 6 में स्टार्ट हो जाएंगी. द नेक्स्ट वन इज द न्यू पॉलिसी एम्फेसाइजेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. न्यू पॉलिसी जो NEP है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस करती है, उसको प्रमोट करने के लिए कहती है. The next point is, as per the new education policy, teaching up to at least grade 5 will be in mother tongue. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि ग्रेड 5 तक, यानी क्लास 5 तक, you have to teach in mother tongue. आपको बच्चों को मदर टंग में ही सिखाना चाहिए. The next is NCTE in consultation with NCERT will formulate a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education, NCFTE 2021. The minimum degree of qualification for teaching will be 4-year integrated B.Ed degree by 2030. So this point says that जो NCTE है वो NCERT के साथ कंसल्ट करके एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा टीचर एजुकेशन के लिए, एंड एक टीचर की क्वालिफिकेशन के लिए जो मिनिमम डिग्री होगी वो 4 years की B.Ed डिग्री होगी, दैट टू बाय 2030. These are the statements, these are the main points that are stated in NEP 2020. So this was all about NEP 2020.